अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? क्या हालात हैं आप लोगों के? पिछले 24 घंटे की जो भी अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। स्पेशली अमेरिका ईरान को लेके जो जो मामलात हैं, इसके साथ साथ इसराइल ने भी बीच में जंप मारा है, उसके बारे में भी तफसील से आपके सामने रख लेंगे। अमेरिका ईरान आमने सामने हैं, इसके साथ साथ ईरान के सदर जो साबिका सदर हैं उनको गद्दार करार दिया गया है। ये क्या मामला है उसके बारे में तफसील से बता देंगे। बरतानिया और पाकिस्तान का नया फड्डा शुरू हो गया है, ये क्या है इसके बारे में भी आपको बता देंगे। अमेरिकी फ़ौजी ईरानी कैसे तलाश करते थे उसके बारे में भी हम आपको तफसील से डिटेल बता देंगे। पाकिस्तान ईरान से नाराज़ है, क्यों, वजह क्या है, उसके बारे में भी तफसील से बता देंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन मौसूल होते रहेंगे। सबसे पहली बात, ईरान अमेरिका दोनों ने अपने बस बंद और नाकबंदी करके रखी है। अमेरिका ने दोबारा नाकबंदी की है, इसके साथ साथ ईरान ने अपने हुर्मस को दोबारा बंद कर दिया है। दोनों साइडों से बंद है, ओमान की साइड से भी बंद है, और साथ साथ अपने हुर्मस जो ईरान की तरफ से जा रहा है वो भी बंद कर दिया गया है। कुवैत और बहरीन में हमले ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि कुवैत और बहरीन में अमेरिकन इंस्टॉलेशन जो है वहाँ से ईरान की मुख्तलिफ शहरों पे हमले हो रहे हैं। इसी वजह से वहाँ ईरान की अटैक्स ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर हम पर हमला हुआ तो हम पूरे पावर से जवाब देंगे, ये इसराइल ने कहा है। अब इस जंग में इसराइल थोड़ा कोने में बैठ के तमाशा देख रहा था, लेकिन आज इसराइल ने भी बयान दिया है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम खामोश नहीं रहेंगे, हम भरपूर पावर से जवाब देंगे। क्योंकि पिछले व्लॉग में भी मैंने कहा था कि इसराइल के अंदर असलहे का अंबार लगा के रखा है ट्रम्प साहब ने। कंटिन्यूस छिपें आ रही हैं, जहाज़ें भर भर के असला बारूद वहाँ पहुँच रहा है, और तकरीबन 116 बिलियन टन के करीब का असला वहाँ पहुँचा है। अब अमेरिका कोई एक फाइनल अटैक की शायद तैयारी कर रहा हो, जिसमें एक साइड से अमेरिका ईरान पर हमला करे और दूसरी साइड से इसराइल अपना पावर दिखा दे। तो अब देखना ये है कि ये हालात सही होंगे या हालात मज़ीद ख़राब होंगे। और दूसरी साइड से यमन की साइड से हौजियों ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है, और वो हमला भी तमाम मुस्लिम ममालिक ने उसकी मजम्मत की है, और साथ साथ हौजियों ने दोबारा धमकी दी है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम दोबारा करेंगे। और सऊदी अरब की तरफ से शदीद मजम्मत इसकी की गई है, और पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान ने भी शदीद मजम्मत इस हमले की है कि, और साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से एक वार्निंग भी जारी की गई है कि अगर हौजी दोबारा हमला करेंगे तो फिर पाकिस्तान आर्मी जो सऊदी अरब में सिक्योरिटी पर्पस पे रखी गई है उनको भी एक्टिव कर दिया जाएगा। अब एक डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच है। अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ तो वो तस्वर किया जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला है। इस सूरत हाल में फिर ईरान से भी हालात मज़ीद ख़राब होने के चांसेस हैं। अगर ईरान हौजियों को ना रोके तो फिर पाकिस्तान को इस जंग में कूदना पड़ेगा। इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मुल्क मौजूद नहीं है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुल्क मौजूद नहीं है। पाकिस्तान नाराज़ है, जो पाकिस्तान पीछे हट के बैठा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की बेतहाशा समझाने के बावजूद भी ईरानी समझते हैं कि पाकिस्तान हमें ज़ोर क्यों दे रहा है, पाकिस्तान कौन होता है कि हमें समझाएं। इस तरह के अल्फाज और इस तरह के बयानात उनके आते जा रहे हैं और आए भी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा पीछे हटा है। अब फैसला अमेरिका और ईरान आपस में खुद करें, क्योंकि कतर भी पीछे हटा है। दो सालिस थे, दोनों पीछे हटे। बाकी दुनिया तो वैसे ही इनके मुज़ाकरात के बीच नहीं पड़ना चाहता था। अब देखना यह है कि अमेरिका और ईरान या तो खामोशी से अपने अपने काम पे लग जाएंगे, सुकून से जंग ना लड़ेंगे, या तो एक दूसरों पे हमले करेंगे। जब बुलाया जाएगा पाकिस्तान को तो फिर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस दफ़ा सालिसत करेगी या मुज़ाकरात कराने पे जाएगी या मुज़ाकरात पे नहीं जाएगी। ये जब टाइम आएगा तो आपके सामने हम रख लेंगे। बाकी इस वक्त पाकिस्तान पीछे हटा है ईरान और अमेरिका से। बाकी एमओयू के सारे नुकात तो ईरान के माने गए थे,
कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं था जो ईरान ने लिखा हो और अमेरिका ने ना माना हो। इसके बावजूद भी पासदारान की तरफ से शिपों के ऊपर या जहाज़ों के ऊपर हमला करना, ये एक साइड से इसराइल की सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। क्योंकि ईरान और अमेरिका की जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें वाहिद जो नाखुश था वो इसराइल था, शैतान याहू चाहते थे ये कि मुज़ाकरात ना हो और मैं ग्रेटर इसराइल बनाने में कामयाब हो जाऊं। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो ईरान का है। ईरान मिडिल ईस्ट के ममालिक को कमज़ोर करता जा रहा है, जिससे ईरान और साथ साथ मिडिल ईस्ट के ममालिक सारे कमज़ोर और इसराइल को रास्ता साफ करने में भरपूर मदद कर रहा है। अब एमओयू के नुकात मानने के बावजूद भी वो नहीं मानते हैं। नेटो अमेरिका के खिलाफ, यूरोपियन ममालिक अमेरिका के खिलाफ, पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हुई थी, लेकिन दोबारा हमला करने के बाद अब नेटो अमेरिका के करीब हो गया है जब दूर था। अब सब ममालिक अमेरिका के करीब पहुंच गए हैं इस हमले के बाद। इससे पहले जो हमले हुए थे तो वहाँ पूरी दुनिया अमेरिका को कसूरवार ठहराती थी, अब ईरान को कसूरवार ठहराती हैं। और अगर ईरान इस मामला में अपने हरमस बंद करता है तो फिर सारी दुनिया एक साइडेड और ईरान अकेला रह जाएगा। क्योंकि इसमें साफ रूस की तरफ से भी बयान आया है कि ये इंटरनेशनल वाटर है, इसमें कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, ये खुला रहना चाहिए। और साथ साथ चाइना की तरफ से भी बयान है और पूरी दुनिया की तरफ से भी बयान आते हैं कि अपना हरमस खुला और इंटरनेशनल वाटर डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन ईरान कहता है कि हमारे कब्जे में रहेगा, हम इसकी सिक्योरिटी करेंगे और हम टैक्स लेंगे। अब टैक्स देने वाले कौन होंगे ये कबल अज़ वक्त है। जब खुलेगा तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कोई टैक्स देने को तैयार है या नहीं, या कोई अल्टरनेट रास्ता बनाया जाएगा। इसके साथ साथ केस जजीरे के ऊपर 3 दिन से मुसलसल अमेरिका हम बमबारी कर रही है, हमले कर रही है। इसके बदले में ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर और दूसरे ममालिक पे ईरान अमेरिका इंस्टॉलेशन पे हमले कर रहा है, जिससे अमेरिका का कोई कतरा बराबर कोई नुकसान नहीं होना है। मिडिल ईस्ट में जितने भी खलीज ममालिक है उनका ही नुकसान होता है, इनका ही इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है और इनके ही लोग मारे जा रहे हैं। बाकी अमेरिका का कुछ नहीं होना है। अमेरिका जंग लड़ेगा, अपना थोड़ा असला ज़ाया करेगा, उसके बाद वो पलट के वापस जाएगा। नीचे रह गए इसराइल, मिडिल ईस्ट और ईरान। अब इन तीनों के बीच कौन बनेगा सुल्तान, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि कौन बचेगा, कौन ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ ईरानी सदर को गद्दार करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम ने खबर दी है, ये इन लोगों में से शामिल है कि ये मुज़ाकरात के फेवर में बात करता है। वैसे कहा जाता है कि वो मुज़ाकरात के फेवर में है क्योंकि वो 2 दफ़ा ईरान के सदर रहे हैं, तो उनको मामलात का बखूबी अंदाज़ा है। इसी वजह से वो जंग के बजाय मुज़ाकरात के फेवर में है, क्योंकि उसमें नुकसान ज़्यादा ईरान का होने वाला है। इसी वजह से उसको वहाँ गद्दारी की नज़र से देखा जाता है। अब देखना ये है कि ये किस हद तक सदाकत है। जब बात सामने आएगी, ईरान की तरफ से कोई क्लेम होगा या ईरान कोई सज़ा देगी या कोई इंक्वायरी बिठाएगी, तो उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि ये गद्दार है या नहीं। अभी कबल अज़ वक्त गद्दार बोलना या कोई इल्ज़ाम लगाना काबिल कबूल नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसके साथ साथ बरतानिया और पाकिस्तान की लड़ाई शिदत अख्तियार कर गई है। इसमें कमरान यूसुफ साहब ने एक खबर दी है। शब्बीर नाम का लड़का है जो 13 साल में बरतानिया गया था, वहाँ बड़ा हो गया, वहाँ का उन्होंने नेशनलिटी ली। उसके बाद उनको लड़कियों के साथ ज़्यादती और गरीब जो लड़कियां होती हैं उनको पाल के उनसे गलत काम करवाते थे। उस के बाद उनको 2014 में उम्र कैद की सज़ा हुई थी। 2026 में दोबारा वो आज़ाद हो गए हैं। अब आज़ाद होने के बाद बरतानिया कहता है कि पाकिस्तान को आपका शहरी आप वापस ले लें, हालांकि उसने वहाँ की नेशनलिटी ली है तो वहाँ पला बड़ा है। अब पाकिस्तान की तरफ से डिमांड है कि शहजादा अकबर और आदिल राजा को हमारे हवाले करो, क्योंकि ये हमारे नेशनलिटी वाले हैं। अगर आपको शब्बीर को हमारे हवाले करना है तो इन दोनों को भी हमारे हवाले करो। तो वो इन दोनों के लिए वो मना कर रहे हैं कि ये तो सियासी उस पे वहाँ शेल्टर लेके बैठे हुए हैं, उनको तो हम हवाले नहीं करेंगे, लेकिन शब्बीर को ले लेना इनकी सिक्योरिटी का मसला हो रहा है। तो भाई आपका मसला है, हम क्या करें इस पे।
कि आपका सिक्योरिटी का मसला है, आप सिक्योरिटी दे दो, नेशनलिटी तो आपने दी है, हमने थोड़ी ना दी है। इसके साथ साथ इसी वजह से दोनों के बीच मामला काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं, पाकिस्तान और बरतानिया के बीच। इसके साथ साथ ईरान अमेरिका फौजी तलाश कैसे करता था, ये एक हेडलाइन हमने बताई थी। तो ईरान जब जंग शुरू हुआ था, जंग के दौरान जब उन्होंने मिडिल ईस्ट के अमेरिका के एयरपोर्ट्स और अमेरिका के इंस्टॉलेशन पर बमबारी शुरू की, हमले शुरू किए, ड्रोन हमले हुए, मिसाइल हमले हुए, तो उसके बाद उनकी जो आर्मी थे वो होटलों में पनाह लिए थे उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना शुरू किया, मोबाइल फ़ोन हैक हो गए, और उनके मोबाइल फ़ोन हैक होने की वजह से ईरान ने होटलों पे भी हिट करना शुरू कर दिया। तो वो परेशान थे कि होटलों को तो हिट नहीं किया जाता है, लेकिन कैसे होटलों पे। तो उनको पता चला कि अमेरिकी जो आर्मी है, फ़ौजी हैं, वो यहाँ मौजूद है, एग्जैक्ट उसी एरिया पे हिट करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा हो सकता है। तो बाद में पता चला कि उनके पास जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो उनके हैक हो चुके थे, और साथ साथ जो उन्होंने रोमिंग ऑन करके जो फ़ोन यूज़ किए थे, रोमिंग की वजह से वो उनकी लोकेशन ट्रैक हो गई थी। इसके साथ साथ जो उनके पास अपना पर्सनल फ़ोन्स थे उन सबको हैक कर दिया गया था, और स्मार्ट वॉच जितने भी हैं इनको भी हैक करके उनकी लोकेशन ट्रैक करके उनको हिट किया जा रहा था। इस वक्त भी ब्लैक क्वार्टर के तकरीबन 10,000 फौजी मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। अब ब्लैक क्वार्टर के फौजी यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि ब्लैक क्वार्टर फौजी क्या है, ब्लैक क्वार्टर वाले क्या हैं, इनके बारे में तफसील से डिटेल बता देंगे। एक आर्मी है, अमेरिकन प्राइवेट आर्मी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इनका क्या काम है, इसके बारे में डिटेल से आपके सामने रख लेंगे। इसके बाद अभी जो मामलात हैं वो पिछले 24 घंटे के ये हैं कि हमले दोनों के मुसलसल जारी हैं। ईरान हमले कर रहा है, उसके बदले में अमेरिका मिसाइल बमबारी स्ट्राइक्स कर रहा है। अब ट्रम्प साहब ने पिछले व्लॉग में भी मैंने कहा था कि आपके जौहरी तनसीबात पे हमला करेंगे। तो जौहरी तनसीबात के बारे में हम अगले व्लॉग में आपको तफसील से बताएंगे क्या क्या रात के टाइम उन्होंने दोबारा जौहरी तनसीबात पे या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई आर्मी इंस्टॉलेशन पे अमेरिका ने हमला किया है या नहीं किया है, या ईरान ने किन किन ममालिक पे क्या हमले किए हैं, क्या नुकसान किए हैं, उसके बारे में तफसील से बता देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पाकिस्तान जिंदाबाद।